हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। आज मैं आपके लिए फिर से एक धमाकेदार सीरीज़ लेके आई हूँ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहले की 3 क्लासेस भी देखी होंगी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। आप प्लीज़ उसको देखिएगा और जितना हो सके उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको उन क्वेश्चंस में, उन जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, अगर आपको उसमें दिक्कतें आती हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, अगर ये इसका आंसर आया है तो क्यों आया है। आप प्लीज़ मुझसे पूछिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, आज हम लोग अपने डे 4 के साथ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। पहला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज। ठीक है, अब हम लोग ने कल की क्लास में ये पढ़ा है कि विटामिन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग ने कल पढ़ा था कि विटामिन B12 से क्या होता है, विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B2 से क्या होता है। आज क्वेश्चन में लेके आई हूं कि विटामिन B6 क्या करता है। ठीक है, विटामिन B6 के कमी होने की वजह से, मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन 6 की कमी की B6 की कमी हो जाएगी तो उससे हमें क्या दिक्कत आ सकती है। विटामिन B6 की कमी से हमें होता है लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? लॉस ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? हमारे हीमोग्लोबिन में कमी होना, मतलब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपको मालूम होगा कि ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। हीम का मतलब होता है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स उतारते जाएं, आपके रिवीजन में ये पक्का बहुत हेल्प करने वाली है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, एक होता है हीम। ठीक, हीम का मतलब होता है आयरन और ये ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, यानी हमारा जो ब्लड है वो आयरन और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, हमारा जो आयरन है, ये जो आपको हीमोग्लोबिन में हीम होता है ना, आयरन, आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। जो हमारे ब्लड का लाल कलर होता है, लाल रंग जो हमारे खून का होता है, वो इस हीमोग्लोबिन के वजह से ही आता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, और यही हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन कैरी भी कराता है। जब हमारा लंग्स ऑक्सीजन को लेता है तो हमारे जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां तक जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है। तो वो ऑक्सीजन जाता कैसे है? वो ऑक्सीजन जाता है इस हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में जो आयरन होती है, उस आयरन की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इज वेरी हाई। उसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है ना, वो पकड़ लेता है, ऐसा कस के पकड़ लेता है और उसको फिर अपने हाथ में जकड़ लेता है और उसके बाद उसको दूसरे ऑर्गन्स में उसको जाके देता है। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज। तो अभी हमने क्या बताया? विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। तो लॉस ऑफ ब्लड होता है अनीमिया। अनीमिया अगर किसी को होता है उसका मतलब होता है कि उसके शरीर में खून की कमी हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनीमिया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द विटामिन B6 आई एम सो सॉरी, द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमन। चलिए ठीक है, चलिए हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि विटामिन दो टाइप के होते हैं। विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका फैट सॉल्यूबल, दूसरा आपका होता है वाटर सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपके आते हैं विटामिन ए, विटामिन विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये चार जो विटामिन्स होते हैं वो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो फैट में घुल सकते हैं, और ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन यूरिन से जो विटामिन सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, वो कौन सा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूरिन होती है वो लिक्विड होती है, तो लिक्विड में भी तो ऐसा ही कोई विटामिन होगा ना जो कि वाटर सॉल्युबल होगा, जो लिक्विड सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल होगा, तभी तो वो यूरिन के थ्रू पास कर रहा होगा ना। तो विटामिन ए तो क्या होता है, विटामिन ए तो फैट सॉल्युबल होता है, तो विटामिन ए तो आंसर नहीं हो सकता। विटामिन बी या विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि यूरिन में पास कर सकते हैं क्योंकि ये लोग वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी विटामिन के नहीं हो सकता, विटामिन डी भी नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग एक सारे विटामिन्स का नाम जान लेते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, जिससे आपको लिए आसानी हो जाए। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। अगर एग्जाम में रेटिनॉल दिया हो या विटामिन ए दिया हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि रेटिनॉल का मतलब है विटामिन ए। विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का नाम होता है फाइटोक्विनोन। ठीक, और विटामिन डी का नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन सी का नाम होता है, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफिरॉल। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी मैंने बताया कि एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी को। अगर यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड की जगह फाइटोक्विनोन दिया होता तो उसका आंसर क्या होता, विटामिन के होता। अगर इसके जगह कैल्सीफेरॉल दिया होता उसका नाम क्या होता, विटामिन डी होता। अगर इसकी जगह रेटिनॉल दिया होता तो उसका नाम क्या होता, विटामिन ए होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द विटामिन बी ग्रुप। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि विटामिन ई को कहते हैं टोकोफिरॉल, ठीक है। तो ये टोकोफिरॉल जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या हो गया, विटामिन ई हो गया। तो साफ साफ इसमें हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी। तो विटामिन बी में कौन सा नहीं आ रहा है, तो पहली बात तो ये साफ साफ विटामिन ई है। इसका मतलब ये तीनों क्या हो रहे हैं, विटामिन बी से बिलोंग कर रहे हैं, विटामिन बी से बिलोंग कर रहे हैं। बट दिस वन इज नॉट बिलोंगिंग टू विटामिन बी बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू विटामिन ई। विटामिन ई का है ये, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, एंजाइम
टू डाइजेस्ट प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, ऐसा एंजाइम का नाम होता है काइमोट्रिप्सिन। तो ये सिक्रीट कहाँ करता है, किससे सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक जूसेस के थ्रू। पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो काइमोट्रिप्सिन को रिलीज करते हैं। बाकी गैस्ट्रिक जूस क्या रिलीज करता है, रेनिन, पेप्सिन। ठीक, सलाइवा क्या सिक्रीट करता है, अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सुना होगा ना, सलाइवरी अमाइलेज होता है। देन ये जो कि हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाने को जो तोड़ता है, स्टार्च मिलाता है, स्टार्च के फॉर्म में तोड़ता है, वो होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज। देन आपका आता है बाइल। अगर एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा जूस है जो कोई भी एंजाइम नहीं निकालता है, तो ये होता है बाइल। नो एंजाइम, कोई एंजाइम ये सिक्रीट नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो कि कह रहा है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, इन द बॉडी इज। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वेट, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी स्टोरेज देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद होते हैं फैट्स, देन लास्ट में आते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे पहले जब हमारी बॉडी स्टार्व करती है तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी यूज करती है, हमारी ग्लूकोज को यूज करती है, ग्लाइकोजन को यूज करती है, स्टार्च को यूज करती है, जो कि सब क्या होते हैं, वो सब के सब आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द टाइप ऑफ द लिंकेजेस फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में प्रेजेंट जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ईस्टर में, अरे फिनॉल में ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फिनॉल में ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, आपके आरएनए में पाया जाता है। डीएनए, आरएनए, इसमें आपके फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बचा क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन बीइंग हंग्री अ मैन यूजेस फर्स्ट। सबसे पहले अभी मैंने बताया कि सबसे पहले जब इंसान को भूख लगती है तो सबसे पहले इंसान कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है, उसके बाद फैट्स को, उसके बाद प्रोटीन्स को। तो यहाँ प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो एकदम लास्ट में आ जाता है। रही बात फैट और ग्लाइकोजन में, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे पहले यहाँ आंसर आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा। अबनस ग्लैंड आर लोकेटेड इन। ठीक है, तो अबनस ग्लैंड कहाँ लोकेट होते हैं, यहाँ पे आपका है टंग। ठीक, तो अबनस ग्लैंड आपके प्रेजेंट होते हैं टंग में। जो आपकी ये टंग के जो लोअर सरफेस होता है ना, वहां पे ये अबनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, देखिए न्यूरॉन क्या होता है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन। न्यूरॉन होते हैं नर्व सेल्स, नर्व सेल्स आपके होते हैं जो कि आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन होता है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट से सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है जिससे पूरी किडनी बनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी यानी कि जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट, सबसे जिसकी वजह से पूरी किडनी वर्क कर रही है, जिसकी वजह से पूरी किडनी बनी है, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए हम लोग अपने 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who published Genera plantarum? ठीक है, किसने पब्लिश किया था ये? इसका आंसर आपका है बैंथम एंड हुकर। बैंथम एंड हुकर ने और क्या दिया था? बैंथम एंड हुकर ने जनरल प्लांटेनम तो दिया ही था, साथ में दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बैंथम एंड हुकर ने दिया था। बाकी जनरल प्लांटेनम जो था वो भी बैंथम एंड हुकर ने ही दिया था। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। देखिए, सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। ठीक है, 2 किंगडम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था आपके कार्ल लीनियस ने 1758 में। ठीक है, 1758 में कार्ल लीनियस ने 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने पूरी अर्थ में जितने भी पूरी दुनिया है उसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक प्लांटी एक एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी ठीक है। अब उसके बाद था 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। जिसमें कब दिया था इन्होंने? दिया था इन्होंने 1886 में, जिसमें इन्होंने प्लांट और एनिमल के पहले एक और पूरा किंगडम को रख दिया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्लांट एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया था 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने 1966 में। 1966 में कोपलैंड ने 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने दिया था 1966 में, और उन्होंने पूरे इंडिविजुअल्स को, सारे ऑर्गेनिजम्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें आता है मोनेरा, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है प्लांटी एंड देन अगेन एनिमेलिया। ठीक, देन उसके बाद 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये जो क्वेश्चन है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाला, वो किसने दिया था? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था
5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में, जिसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन उन्होंने फंजाई रखा, देन फंजाई के बाद प्लांटी, देन उसके बाद फिर से एनिमेलिया। ठीक, इन्होंने किया था। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उन्होंने उसके डिपेंडिंग में, उसके क्लासिफिकेशन में, उसके बेसिस पे मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांट को, एनिमेलिया को डिवाइड किया था उनके सेलुलर लेवल पर। ठीक है, ये कहा गया था कि मोनेरा जो थे वो यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर थे, एंड ये तीनों जो थे वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या अंतर है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना है और उसकी सारी जीवन जो भी जीवन क्रिया होती है वो उनके क्या होती है? एक सिंगल सेल के थ्रू होती है। उसको हम लोग कहते हैं, जो भी लाइफ साइकिल चलती है, जितना भी सब कुछ चलता है उसके एक सेल के थ्रू चलती है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, यानी कि जैसे हम लोग होते हैं जिनकी सारी जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल जो होती है उनकी कई सारे सेल से मिल के होती है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी। मल्टी यानी कई, यूनि यानी एक। ठीक है, उसके बाद मोनेरा को रखा गया था प्रोकैरियोट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे मोनेरा को प्रोकैरियोट्स में रखा गया था, एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी को रखा गया था आपके यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स में रखा था। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनके पास ऑर्गेनेल्स भी कायदे से प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिनके पास ऑर्गेनेल्स एक तो होते नहीं, अगर होते भी हैं तो प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। पर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन, इवन सेल ऑर्गेनल्स के पास प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन सब कुछ होती है, जो प्रॉपर सिस्टम के साथ होता है, वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोट्स में जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस मोनेरा को रखा गया था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, फंजाई को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में, प्लांट्स को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में, और एनिमल्स को भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, तो प्रोटोजोआ आपका प्रोटिस्टा में आता है। कोई पूछे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, तो वो आपके मोनेरा में आता है। ठीक है, चलिए लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने टर्म बायोलॉजी दिया था? ठीक है, अरिस्टोटल क्या थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। पर ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया था अगर कोई कहता है, तो आपका आंसर होगा लेमार्क ने दिया था। ठीक है, लेमार्क ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे आपके लिनियस। डी कैंडोल ने टर्म दिया था, टर्म टेक्सोनॉमी। और आपके बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। जनरल प्लांटेरम उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी। और जनरल प्लांटेरम और अरिस्टोटल क्या थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये सब चीजें समझ में आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीनियस। ठीक है,
द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय, देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि डी कैंडॉल ने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था। अगर कोई कहता है लीनियस ने, कार्ल लीनियस ने क्या किया था, तो कार्ल लीनियस ने दिया था सिस्टम नेचुरा। ठीक, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फिलोसफिका बोटानिका, और जैसे कि आपके बेंथम एंड हुकर ने जनरल प्लांटेरम दिया था, इन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम दिया था। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी कैंडॉल, क्योंकि इन्होंने टर्म दिया था। फिर विच इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी क्या होती है बताइए। देखिए सबसे पहले आता है डोमेन, फिर आपका आता है किंगडम, किंगडम के बाद आपका आता है सब किंगडम, फिर आपका आता है फाइलम या डिवीजन। जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तब हम लोग फाइलम लेते हैं, और जब प्लांट्स की बात करते हैं तब हम लोग डिवीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो विच इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ऑर्डर होता है, जीनस होता है, स्पीशीज होता है, इकोटाइप नहीं होता है, इकोटाइप नहीं होता है। इकोटाइप क्या होता है, कोई एक लोकल पॉपुलेशन जो होती है, जो एक जगह पे रह रही होती है, उस लोकल पॉपुलेशन को हम लोग कहते हैं इकोटाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इट इज not following, it is flowering. The writer of the families of the flowering plant, तो इसका आंसर आपका है हचिंगसन। हचिंगसन ने लिखा था द फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, Linnaeus published his concept of binomial nomenclature first in, सबसे पहले जो लीनियस ने अपना क्या दिया था, बाइनोमियल क्लास नॉमेनक्लेचर दिया था। देखिए मैंने आपको ये बताया है जनरल, ये तो आपके किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ठीक, बाकी ये तीनों तो आपके लीनियस ने ही दिया था, बट अगर स्पेसिफिकली पूछे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसमें उन्होंने किस में दिया था, तो उन्होंने उसको स्पीशीज प्लांटेरम में दिया था। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसके बाद हमारी कल की फिर से क्लास होगी। इसी टाइम पे आपकी सारी क्लासेस होंगी, और इसी तरह हम लोग आपके लिए रोज नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, जिसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कीजिए, और अपनी रिवीजन में और एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि द जेनरिक नेम ऑफ सोलेनम, जेनरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरसरम। देखिए एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक नेम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं जीनस, इसको हम लोग कहते हैं स्पीशीज। ठीक, तो सोलेनम क्या हो गया आपका, सोलेनम आपका हो गया, जब भी हम लोग जीनस लिखते हैं और स्पीशीज लिखते हैं, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल से होता है, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा स्मॉल से होता है। ठीक है, तो जो सोलेनम ट्यूबरसम है उसमें ये क्या है आपका जीनस, ये आपका स्पीशीज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलेनम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर स्पेसिफिक नेम पूछता तो आपका यहाँ पे हो जाता ट्यूबरसम। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और हम लोग इसको मिस कर देते हैं, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया।
आते हैं एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस, बस ये है कि हम लोगों को उसको पढ़ते रहना है। जितना पढ़ेंगे उतना चीज़ें हमारे लिए क्लियर होती जाएंगी, और वही तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। ये रिवीजन की सीरीज इसीलिए तो आई है जिससे आप लोग जाने कि कितना सिंपल है और कितने आसानी से आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास मैं आज यहीं एंड करती हूँ, और कल फिर मैं आपके लिए नई क्लास लेके आऊँगी जिसमें हम लोग और नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और जितना हो सके, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उसको कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।